हाय दोस्तों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर है। जो भी स्टूडेंट है जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं अभी से पढ़िए। कितना आदमी सोचेगा अभी बहुत ही दिन एग्जाम है, लेकिन सोचने वाला सोचते रह जाएगा और वो जिंदगी भर सोचेगा। अभी नहीं, जिंदगी भर सोचेगा। आप परीक्षा के बाद सोचेगा ओ अब पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, और जिंदगी भर पछतावा के सिवा उसके पास कुछ नहीं होगा। अच्छा नंबर लाना है तो अभी से पढ़िए, तब अच्छा नंबर आएगा। अच्छा नंबर सोचने से और कहने से नहीं होगा, अच्छा नंबर के लिए कर्म करना पड़ता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कल एक स्टूडेंट कमेंट किए थे, पहला का 5वां नंबर, एक नंबर का 5वां नंबर का गुणनखंड कीजिए। यह उसको नहीं आया था। 17 एक्सरसाइज 1.2 का पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट कमेंट किए थे कि गुणनखंड इसका, क्योंकि इसको हम छोड़ दिए थे, बोले थे कि आप लोग अपने से बनाइएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 74 है, 29 है। इस सबसे पहले 17 से कटेगा। 17 का पहाड़ा पढ़िए। पहाड़ा कम से कम आप लोग 20 तक याद रखेगा। 17 24 51 चौको 68 4 74। आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। आपके पास बहुत ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास मैट्रिक में भी रफ करने के लिए बहुत जगह मिलेगा। भारी है। 17 चौको 68 लिखे। 14 6 होगा, 14 ये वहां से लेगा, यहाँ कट जाएगा, ऊपर 2 उतरेगा। 17 3 51 होगा। 12 सॉरी 1 ऊपर से 9 उतरेगा। 17 अच्छा 17 50 50 17 अच्छा 102 17 7 119, यानी कितना आया, यानी 4 3। यहाँ आ गया कि नहीं? आप अलग रफ भी कर सकते हैं। फिर कितना से, फिर यह 19 से कटेगा। इसका भी रफ कर सकते हैं। 73 37 19 का पहाड़ा 19 दूना 38, 19 दूना 38 लिख लीजिए। 13 में से 8 या 5, यह हो गया 3 कट गया 57, 19 दिया 57, यानी यह 23 हो जाएगा। इसका मतलब 74 29 का हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23, यही आंसर हो जाएगा। आप अलग रफ कर देख सकते हैं। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग पढ़नी है। इसके बाद भी जिसको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो कमेंट कर सकता है। विभाज्यता का नियम हम नहीं बताए हैं, विभाज्यता का नियम भी एक वीडियो में बता देंगे। आइए अब अगला 4 नंबर तो हो गया था, 5वां नंबर क्वेश्चन से चालू करते हैं। जिसको भी समझ में नहीं आया वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं अपलोड होने के बाद। आइए अब अगला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन 4 नंबर तक आप लोग पढ़ लिए थे। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर प्राप्त हो सकती है कि नहीं। सबसे पहले 6n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। यह इतना आपको क्या है दिया है, इतना आपको दिया है 6n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या, इतना आपको क्या है दिया है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, चूंकि कोई अंक 0 या 0 पर समाप्त होने के लिए, कोई अंक 0 या 0 पर समाप्त होने के लिए उसका गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए।
अब यहाँ देखिएगा 6n जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या इतना दिया है, कोई अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए उसका गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। 2 गुने 5 आना चाहिए, यानी 2 गुने 5 कम से कम एक बार होगा, तभी वह शून्य पर समाप्त होगा। अब इसका गुणनखंड करें, 2 का गुणनखंड 2 गुने 3 होगा, सॉरी 6 का गुणनखंड करेंगे 2 गुने 3 होगा, इसका 5 है। अब बताइए, तो 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो यहाँ देखिएगा 6n का गुणनखंड, सॉरी यहाँ नहीं हटेगा, यहाँ तक आप लोग को दिख रहा है 6n, यानी 2 गुने 5n आ रहा है। यहाँ लिखेंगे 6n का गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में नहीं आ रहा है, अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। सिंपल है, यही आंसर हो जाएगा। यानी कोई भी संख्या का गुणनखंड यदि 2 और 5 में आ रहा है तबे शून्य पर समाप्त होगा। आप देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, मानिए 20 है, शून्य पर समाप्त है, 20 का गुणनखंड कितना होगा? 2 गुने 2 दूना 4 गुने 5। एक बार 2 और 5 आ रहा है कि नहीं? एक बार 2 और 5 आ रहा है कि नहीं? कितनों अंक है उसे मतलब नहीं है। 2 गुने 5 है, 5 3 15, सॉरी 5 गुना 10, 10 3 30। एक बार आ जाएगा तो शून्य पर, एक से अधिक बार आए उससे मतलब नहीं, लेकिन कम से कम एक बार आएगा तभी शून्य पर समाप्त होगा। यहाँ 6 का गुणनखंड करें 2 और 3 आ रहा है, यदि 2 और 5 आ जाता तो शून्य पर समाप्त हो जाता। आपको बता भी दिए, आप कोई भी अंक ले लिए। यहाँ 7 है, लेकिन कम से कम इसमें 2 और 5 एक बार आएगा तो फिक्स है कि वो 0 पर समाप्त होगा। 2 5 10, 10 में 70, या एक और 2 मानिए ले ले, तभी 2 दूना 4, 4 5 20, 20 7 140, यानी फिक्स है 0 पर समाप्त होगा। यानी किसी भी गुणनखंड में 2 और 5 कम से कम एक बार, अधिक बार भी हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार आएगा तभी वो अंक शून्य पर समाप्त होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसको उतारिए। रूप में नहीं है, यहाँ में नहीं है, नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन चलिए, व्याख्या कीजिए कि, देखिए क्वेश्चन है 6ठा नंबर, 5वां नंबर तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों है? भाज्य संख्या है, क्यों है? तो सबसे पहले भाज्य और भाज्य संख्या लिखेंगे। नोट में आप अपने फेयर में ही लिख सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है? यानी वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं को छोड़कर कोई अन्य भी अंक हो, या आप बोल सकते हैं वैसा संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य अंक से भी पूर्णता करे। 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य अंक से भी पूर्णता इसलिए कि पूरा कटे, नहीं तो हर अंक दशमलव लगाएंगे कोई कट जाएगा। पूर्णता कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या का हमेशा गुणनखंड 2 से अधिक होता है, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। सिंपल में अंक ले रहे हैं समझने के लिए। 4 है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। अब यहां देखिएगा अभाज्य संख्या, जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी
अन्य से न पूर्णतः कटे। एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से पूर्णतः न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक चीज और याद रखिएगा, भाज्य संख्या का गुणनखंड 2 होता है। जैसे 3 का गुणनखंड 1 और 3 होगा, या मानिए 5 का गुणनखंड 1 और 5 होगा। यदि किसी संख्या का गुणनखंड 1 हो रहा है तो वह अभाज्य संख्या का गुणनखंड 2 होता है, जबकि भाज्य संख्या गुणनखंड 2 से अधिक होता है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? जैसे 4 है, 2 गुने, ध्यान रखिएगा, 4 1 से करें, 1 गुने 2 गुने 2, इसका 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं? 1 2 3, 2 दूना 4 एकम 4, एक किसी में लगा सकते हैं। जबकि भाज्य संख्या का गुणनखंड 2 ही होता है, 2 से अधिक नहीं होता है। कितना क्वेश्चन, जैसे कितना लोग बोलेंगे एक अभाज्य संख्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 का गुणनखंड केवल 1 होता है, 1 का गुणनखंड केवल 1 होगा। इसलिए कभी भी पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, खट देना बच्चा मार देगा 1, या उसका आंसर गलत हो जाएगा, 2 होगा, क्योंकि 2 का गुणनखंड 1 और 2 होता है। अभाज्य संख्या के लिए भी यह साबित करना है, यह उसका यही है कि कम से कम उसका 2 गुणनखंड होना चाहिए, 1 और 2, या 2 का गुणनखंड 1 और 2 होगा, 1 का गुणनखंड मात्र 1 ही होगा। इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है। आइए हम कुछ कंसेप्ट समझ लिए। भाज्य संख्या यानी एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य अंक से भी कटे तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से ना कटे, जिसका गुणनखंड 2 हो, 2 से अधिक ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए अब क्वेश्चन में समझ लीजिएगा। यह व्याख्या करना है कि भाज्य है कि नहीं, भाज्य संख्या है कि नहीं। तो भाज्य किसे कहेंगे? जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो या एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य अंक से कटे। तो सबसे पहले एकदम इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप फेयर में ही बगल में लिख सकते हैं। माना कि a बराबर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 7। अब यहां देखिएगा, एक चीज यहां देखिएगा, यह माने इसलिए कि ताकि बनाना आसान हो, नहीं मानेंगे तभी बना सकते हैं। 13 है और प्लस 13 है, तो 13 को कॉमन लेंगे क्योंकि 13 गुना में भी है प्लस में भी है, तो ये हो जाएगा 7 गुने 11, क्योंकि गुने 13 कॉमन लिया है ना, प्लस 13 है कम 13, तो ये हो जाएगा 11 7 77 78। आसान है कि नहीं? यानी 13 गुने 78। अब इसका गुणनखंड 2 है, आप ये तो अभाज्य है, लेकिन 1 से इसमें गुना कर सकते हैं। आपको नहीं विश्वास है 78 को गुणनखंड कीजिए, हालांकि 2 से कटेगा, 1 गुने 78 होगा कि नहीं, या 13 को गुणनखंड कीजिए। आसान करने के लिए इसमें 1 से गुना कर सकते हैं, यानी इसका 2 गुणनखंड हो गया। लाइट कट गया, रुकिए अभी। आइए ये क्या हो जाएगा, अतः इसका गुणनखंड कितना है? 1 2 3 हो गया। अतः 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। यह तो सिर्फ 1 2 1 3 है। अब अगला भी आप लोग बना सकते हैं, यहां हम बना रहे हैं, इसको उतारिए। लाइट कट गया जिसके कारण आपको थोड़ा देखने में परेशानी हो रही होगी, उतारिए तो आप 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? सोनिया को कितना समय लगता है? 18 मिनट और रवि को 12 मिनट। 7वां नंबर क्वेश्चन, सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट
का समय लगता है। अब समझिएगा, खेल का मैदान है और दोनों एक ही स्थान और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। मानिए कोई दोनों ए स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, सोनिया, और एक ही दिशा, और यह हो गया रवि, एक ही दिशा में। तो ये फिर पुनः कब मिलेंगे, यानी कितने मिनट बाद मिलेंगे, क्वेश्चन यह कर रहा है। तो यह वैसा समय मिलेंगे, यानी वैसा, इसमें एलसीएम निकालेंगे। क्यों एलसीएम निकालेंगे? क्योंकि वह कम से कम समय मिलेंगे जहां दोनों उभयनिष्ठ हो, यानी जहां दोनों मिले। तो इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है, एक ही समय और एक ही दिशा में, और फिर पुनः मिलने की बात आए, तो क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। प्रश्न से डायरेक्ट लिखेंगे, प्रश्न से 18 और 12 का क्या होगा? एलसीएम होगा। एलसीएम 18 और 12 का होगा। प्रश्न से 12 और 18 का क्या होगा? एलसीएम होगा। तो आप जिस विधि से निकालें, गुणनखंड विधि से डायरेक्ट निकाल लीजिए। 18 गुने 18, 12, 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 6 12, 3 से कटेगा, 3 3 9, 2 से एक अंक कटता है, नहीं 3 से दोनों कटेगा, 3 3 9, 3 दूना 6। अब एक ही अंक कट रहा है, 3 से भी है 2 से भी, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट मल्टीपल कर देंगे। 18 और 12 का एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, 3 दूना 6, 6 3 18, 18 दूना 36। इसका मतलब क्या होगा? अतः सोनिया और रवि दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी दोनों 36 मिनट बाद क्या? प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, दोनों एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं और फिर पुनः मिलने की बात आए, तो पुनः कब मिलेंगे? दोनों का एलसीएम निकालेंगे, या 3 आदमी रहे तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे। यानी तीनों कितना मिनट बाद? यानी 36 मिनट बाद। 2 आदमी रहे तभी एलसीएम, 3 आदमी रहे तभी एलसीएम, क्योंकि एक ही दिशा है और एक ही जगह है। तब उस कंडीशन में क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। इसी तरह एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं क्लियर है तो कमेंट कर सकते हैं, और भी स्टूडेंट को जो 2023 में एग्जाम देने वाले उनको जोड़े, ताकि वो उनका भविष्य बन सके। अभी सोचते रह जाइएगा बहुत समय कुछ नहीं, अभी से पढ़िएगा तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। मैथ के बाद और भी विषय पढ़ाई होगा इसी चैनल पर। चैनल को आप लोग पढ़ रहे हैं तो गुरुदक्षिणा के रूप में उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों को इन्फॉर्म कीजिए, ताकि हमारा चैनल और से और बड़ा बन सके और से और स्टूडेंट के पास पहुंच सके और इसका वह लाभ उठा सके। धन्यवाद। बोलने के लिए